हेलो फर्स्ट ईयर। पिछली क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, राष्ट्रीय आय व संबद्ध अवधारणा, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। फिर राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं यानी वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की निम्न अवधारणाएं हैं। पहली है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, विशुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति यानी राष्ट्रीय आय एनआई, व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम पीआई, खर्च करने योग्य आय यानी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम डीपीआई, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम पीसीआई, वास्तविक आय यानी रियल इनकम। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इससे विदेशों से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय आय को जोड़ा जाता है। अन्य परिभाषा के अनुसार एक निर्धारित आय विधि अवधि में जो सामान्यतः एक वर्ष होती है, उस अर्थव्यवस्था के अंतिम रूप से उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं का समस्त मौद्रिक मूल्य ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अर्थव्यवस्था में X1, X2, XM तक यानी अंतिम वस्तुओं तक, और दूसरा S1 सर्विस यानी सेवाएं SN तक। अगर इनको हम जोड़ दें, गुणा करके जोड़ दें, तो इसमें P1, P2 वस्तुओं का मूल्य है, उनकी संख्या से गुणा करें, प्लस सर्विस यानी सेवा क्षेत्र को भी उनकी कीमत से गुणा करें, तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। इनका जब हम योग करते हैं तो इसे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति कहते हैं। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी अर्थव्यवस्था की भौगोलिक सीमा में किसी वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को कम कर दिया जाए तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय निर्यात व आयात का अंतर यानी X-M होता है, तो हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। यानी जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस X-M। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, X यानी निर्यात का मूल्य, M यानी आयात का मूल्य। जीएनपी और जीडीपी का मुख्य अंतर यह है कि जीएनपी में निर्यात व आयात के अंतर को जोड़ा जाता है, जबकि जीडीपी में इस अंतर को घटा दिया जाता है। जीएनपी में उन्हीं समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन शामिल करते हैं जिसका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था के नागरिकों के द्वारा उनकी श्रम व पूंजी के द्वारा किया जाता है।
तीसरा है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP। अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन के एक भाग का उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजी उपकरणों की घिसावट व टूट फूट के उपभोग हो जाता है। कुछ स्थिर संयंत्र घिस जाते हैं, कुछ मशीनें खराब हो जाती हैं, कुछ नई तकनीक के अस्तित्व में आने से उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो जाती हैं। अतः इन मशीनों की टूट फूट की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन के लिए जो राशि रखी जाती है उसे पूंजी उपभोग भत्ता या मूल्यह्रास या घिसावट कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इस वार्षिक मूल्य को घटाने से जो शेष मात्रा को विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सूत्र के रूप में GNP = NNP = GNP - D। NNP विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति, GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद और D यानी डेप्रिसिएशन यानी घिसावट व्यय, यह बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति कहलाती है। फोर्थ है विशुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद में से घिसावट व्यय या प्रतिस्थापन व्यय निकाल दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद रह जाता है। यानी NDP = GDP - D। NDP यानी विशुद्ध घरेलू उत्पाद, GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, D यानी घिसावट। आगे हम करते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य राष्ट्र की श्रम, पूंजी, भूमि आदि की उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त कुल राष्ट्रीय आय से है। यह GNP या GDP में से मूल्यह्रास तथा अप्रत्यक्ष कर घटाने से और अनुदान को जोड़ने से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय वास्तव में कुल मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज का योग है जो राष्ट्र के उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है। इसे साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति भी कहते हैं। बाजार में प्रचलित कीमतों के अप्रत्यक्ष करों का समावेश होता है। सरकार समय समय पर उद्योगों की सहायता या अनुदान प्रदान करती है। यदि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्यह्रास या अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए तथा अनुदान राशि को जोड़ दिया जाए तो हमें वह साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। सूत्र के रूप में NI = GNP - D - IT + S। GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, IT यानी अप्रत्यक्ष कर, S यानी अनुदान जिसे इंग्लिश में सब्सिडी बोलते हैं, D यानी मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। इसमें परोक्ष कर इसलिए घटाए जाते हैं क्योंकि यह राशि उत्पादन के साधनों को प्राप्त नहीं होती तथा अनुदान राशि इसलिए जोड़ी जाती है क्योंकि सरकार बजट के द्वारा यह राशि प्रदान करती है। व्यक्तिगत आय जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय से निकाली जा सकती है। व्यक्तिगत आय का माप राष्ट्रीय आय के माप से भिन्न है। इसमें उन मदों को समावेश होता है जिनका आर्थिक क्रिया से कोई समावेश नहीं होता और राष्ट्रीय आय में से उन मदों को घटा दिया जाता है जो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता, चाहे उससे अर्जित किया हो या उनको जोड़ दिया जाता है और उनको प्राप्त होता है चाहे उनके लिए कोई आर्थिक क्रिया की हो या नहीं की हो। अतः व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस कंपनी लाभ कर माइनस अवितरित लाभ माइनस नियोक्ता द्वारा सामाजिक बीमा सुरक्षा अंशदान माइनस कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय बीमा सुरक्षा अंशदान प्लस
सरकारी हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन इत्यादि, प्लस व्यावसायिक हस्तांतरण भुगतान, प्लस सरकार के द्वारा किया गया ब्याज का भुगतान, प्लस उपभोक्ता के द्वारा किया गया ब्याज का भुगतान। आगे है खर्च योग्य आय या प्रायोज्य आय। ऊपर जैसे पर्सनल इनकम में जो सरकार के पास जाता है उसे हम माइनस करते हैं, जैसे टैक्स के रूप में। जो कंपनी अपने पास रखती है उसको माइनस करते हैं, और सरकार या कंपनी व्यक्ति को देते हैं, जैसे पेंशन है, ब्याज है, इन सबको हम प्लस करते हैं। अगला है खर्च योग्य आय या प्रायोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम डीपीआई। परिवारों या व्यक्तियों को प्राप्त संपूर्ण आय क्रय शक्ति नहीं होती, पर उनमें से कुछ हिस्सा करों, राष्ट्रीय आय, धन कर, आयकर, धन कर, मोटर गाड़ी कर आदि के रूप में देना पड़ता है। अतः व्यक्तिगत आय में से इन करों के भुगतान के बाद व्यक्ति और परिवार के पास जो बचता है वह खर्च करने योग्य आय कहलाती है। यानी डीपीआई इजकल टू पीआई माइनस पीटी। डीपीआई खर्च योग्य आय, पीआई व्यक्तिगत आय, पीटी व्यक्तिगत कर। परंतु खर्च योग्य आय उपभोग व्यय नहीं होता, बल्कि कुछ भाग बचा लिया जाता है। इसलिए डीपीआई इजकल टू सी प्लस एस। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम किसका योग होता है? व्यक्तिगत बचत का और व्यक्तिगत उपभोग का। अगर डीपीआई में से बचत घटा दें तो व्यक्तिगत उपभोग निकल आएगा। अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। किसी देश की एक वर्ष की व्यक्तियों की औसत आय को उस वर्ष की प्रति वर्ष आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में अगर जनसंख्या का भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। यानी पीसीआई इजकल टू वाई अपॉन एन। वाई राष्ट्रीय आय, एन जनसंख्या। इससे लोगों के रहन सहन के स्तर का पता लगता है। अगला है वास्तविक आय बनाम यानी रियल इनकम बनाम मौद्रिक आय यानी मॉनेटरी इनकम। जब तक हमने राष्ट्रीय आय के मौद्रिक मूल्यों की बात की है, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की मात्राओं को जब उनके बाजार मूल्य से गुना करके जोड़ते हैं तो वह जीएनपी का मौद्रिक मूल्य होता है। परंतु वस्तुओं के बाजार मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं। यदि वस्तु व सेवाओं का उत्पादन स्थिर रहे तथा बाजार मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई है। परंतु वास्तव में उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय उत्पत्ति की जानकारी के लिए हमें मौद्रिक राष्ट्रीय आय को कीमत सूचकांक के डिफ्लेटर से समायोजित कर लेते हैं। डिफ्लेट करने के बाद राष्ट्रीय आय को स्थिर मूल्यों कीमतों पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। सूत्र है y स्मॉल y इजकल टू y अपॉन p स्मॉल y वास्तविक राष्ट्रीय आय, y मौद्रिक राष्ट्रीय आय, p कीमत सूचकांक। जैसे कि चित्र तालिका बताई हुई है, मौद्रिक आय 90 है, कीमत सूचकांक 100 है, 90 अपॉन 100 गुना 100, वास्तविक आय कितनी हो गई? 90। ऐसे ही 2018 में मौद्रिक आय 100 है, कीमत सूचकांक 300 है, तो 100 बटा 300 गुना 100 33.3। इस प्रकार हम मौद्रिक आय से कीमत सूचकांक से डिफ्लेट करके वास्तविक राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।